Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the male reproductive system in detail. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इससे पहले हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन टाइप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। क्लियर? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन का ताल्लुक है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के साथ, ना कि सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल बगैर रिप्रोड्यूस किए सर्वाइव तो कर सकता है, जिंदा रह सकता है, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर स्पीशी मेंबर्स स्पीशी लेवल के ऊपर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, द स्पीशी विल सून बिकम एंडेंजर्ड एंड देन एक्सटिंक्ट। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंसानों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बेसिकली इट रिक्वायर्स द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आपने फर्टिलाइजेशन की टाइप्स पढ़ी हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल गोनेट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने गैमेट्स को एंड रिलीज देम इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वहां पर उनकी होती है फर्टिलाइजेशन। जबकि इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेल को अपने जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, मींस द स्पर्म्स, दे मस्ट हैव टू बी डिसलॉज्ड विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, इसलिए उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो हम जहां तक बात करेंगे ह्यूमंस की, एज वी आर ह्यूमंस, सो वी रिक्वायर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बहुत ही यूनिक किस्म का सिस्टम है अगर हम इसको बॉडी के बाकी सिस्टम्स से कंपेयर करें। उसकी रीजन, इसके पीछे दो रीजंस हैं, ये याद रखनी है आपने फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉन्सेप्ट वाइज एज वेल। सो इट इज अ यूनिक सिस्टम बिकॉज इट डज नॉट बिकम फंक्शनल। ये उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होता, उस वक्त तक टर्न ऑन नहीं होता, उस वक्त तक अपना काम सही तरह से शुरू नहीं करता जब तक कि जो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो इंसान है, चाहे वो मेल है या फीमेल, वो प्यूबर्टी तक ना पहुंचे, मतलब कि बलूगत तक ना पहुंचे, उस वक्त तक ये सिस्टम इनएक्टिवेट रहता है। जबकि कंपैरेटिवली देखें बाकी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं इसके अलावा, वो पैदा होने के फौरन बाद या उसके कुछ देर बाद फंक्शनल हो जाती हैं। ठीक है, सो ये बहुत लंबे अरसे तक डॉर्मेंट रहता है और जब तक जब तक प्यूबर्टी अचीव नहीं हो जाती तब तक ये इनएक्टिव रहेगा, तब तक ये फंक्शनल नहीं होगा। और आम तौर पर जो प्यूबर्टी की एज है, ऑन एन एवरेज इट इज 10 to 14 ईयर्स, यानी पैदा होने के 10 से 14 साल की उम्र में ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। और दूसरा जो मेजर डिफरेंस है इस सिस्टम का, अगर हम मेल्स और फीमेल्स को कंपेयर करें, ऑपोजिट जेंडर्स को कंपेयर करें, तो बाकी सिस्टम्स के एतबार से थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, लाइक इफ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ आरबीसीज, आपने पढ़ा रेड ब्लड सेल्स, तो मेल के अंदर 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर 4 to 4.5 क्यूबिक मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर हैं। क्लियर? तो इट्स अ स्लाइट डिफरेंस। इसी तरह से बाकी एतबार से भी देखा जाए तो थोड़े डिफरेंसेस हैं, स्लाइट डिफरेंसेस हैं। लेकिन जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, सो बोथ द सिस्टम्स इन मेल्स एंड इन द फीमेल्स दे आर क्वाइट डिफरेंट, वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, चले अब आते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स हैं? सो इट कंसिस्ट ऑफ, नंबर 1 इज कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं पेनिस। क्लियर? नंबर 2 आर द एसोसिएटेड डक्ट्स, जो इसके साथ एसोसिएटेड डक्ट्स हैं, लाइक द एपिडिडमिस, लाइक द स्पर्म डक्ट, जिसको हम वास डिफरेंस कह रहे हैं, और द एजैकुलेटरी डक्ट एंड द पिनाइल यूरेथ्रा। सो ये एसोसिएटेड डक्ट्स हैं। एंड इट आल्सो हैव एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं, कौन कौन से ग्लैंड शामिल है इसमें? एक तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा सेमिनल वेसिकल्स, तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स एसोसिएटेड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। एंड नंबर 4 देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। क्लियर? अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के।
तो आइए इस डायग्राम से जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसमें से जो एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड मेजर चीजें उनको भी अपने जो है नजर में सामने लाते हैं। क्लियर? सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो हियर इज द यूरिनरी ब्लैडर। बिल्कुल यहाँ पर प्यूबिस के सामने जो हमारी प्यूबिक बोन होती है, हिप बोन की, जो उसके सामने पड़ा हुआ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर के सामने वाले साइड, ऑन द लेटरल साइड्स, ये आपको ग्रीन कलर के दो बड़े बड़े स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। दीज आर सेमिनल वेसिकल्स। ये पेयर है पूरा, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। अ पेयर ऑफ वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स इज देयर। सेमिनल वेसिकल्स से ये यहां से कब बनता है, या इससे पीछे एक डक्ट आ रही है। हियर इज द डक्ट। इसे कहते हैं वास डेफरेंस। वास डेफरेंस जिसको कहते हैं स्पर्म डक्ट। और स्पर्म डक्ट हियर इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एपिडिडमिस, और एपिडिडमिस इट इज अ कंप्रेशन ऑफ अ ट्यूब अगेंस्ट द टेस्टिस। ये नीचे टेस्टिस है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज देयर, देन एपिडिडमिस, then vas deferens, यानी कि sperm duct, then it joins, and here are the seminal vesicles which joins them, और उसके बाद फिर यहाँ पर the ejaculatory duct के बाद जहाँ पर around the neck of the, जिनसे हमारा urinary bladder होता है, उसके neck के ऊपर एक walnut size का एक gland है जिसको हम कहते हैं prostate gland, and it is only the property of males। ये prostate gland फीमेल्स के अंदर नहीं होता। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड फिर दरमियान से जहां से वो यूरिथ्रा गुजर रहा है, जो यूरिथ्रा इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये जो यूरिथ्रा है जो प्रोस्टेट से गुजर रहा है, इट इज प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द यूरिथ्रा, तो इसे कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। और फिर प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा आगे जाकर क्या बन जाता है, पिनाइल यूरिथ्रा। सो दिस इज द पेनिस, दिस इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, पेनिस। तो ये पिनाइल यूरिथ्रा, और यहाँ पर जहाँ से पेनिस स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उसकी बेस के ऊपर दो छोटे छोटे अ पेयर ऑफ glands is there which is called as bulbourethral gland। ठीक है, bulbourethral gland, ये इसको Copper's gland कह रहे हैं। and here is the testis, ये इसका टिश्यूज हैं, ये स्पॉन्जी टिश्यूज, और here is the cap like structure जिसको हम anterior end कहते हैं, इसे glans penis कहा जाता है। और जब डियर स्टूडेंट्स बच्चा पैदा होता है तो इस glans penis के ऊपर एक स्किन होती है, इसको फोर स्किन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फोर स्किन, या इसको कहते हैं परप्यूस। और फिर उसके बाद इसको हम जो है रिमूव कर देते हैं बाय सर्कमसिजन, जो इसको खतने कहा जाता है, उसके जरिए स्किन को रिमूव कर दिया जाता है। उसके हमारे पास बहुत सारे लॉजिक्स हैं। पहली लॉजिक तो ये है कि इसको इसलिए रिमूव किया जाता है, मेडिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जब आफ्टर यूरिनेशन कुछ ड्रॉप्स यहाँ पर ड्रिपलिंग के दौरान यहाँ पर स्टे कर सकते हैं स्किन के अंदर। इट मे कॉज द यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, या ड्यूरिंग इजैकुलेशन वहाँ पर जो स्पर्म्स के कुछ ड्रॉप्स जो हैं, जो सीमन के कुछ ड्रॉप्स, वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। सो मेकिंग एन अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट एंड ऑफरिंग द प्लेस फॉर इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसलिए इसका हुक्म यह दिया गया है, इवन इन द क्रिश्चियनिटी, इवन इन द इस्लाम। सो आवर लास्ट प्रॉफिट सेड टू बी इट मस्ट बी रिमूव्ड। ठीक है, ये यहाँ से रिमूव हो जानी चाहिए द फोर स्किन। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी, जिसको हम मुसलमानी कहते हैं, या फिर हम इफ वी टॉक अबाउट इन द मेडिकल साइंस हम इसको सर्कमसिजन कहते हैं। सो इट इज रिमूव, ताकि जो है ये यहाँ पर इन्फेक्शन के चांस कम से कम हो सके। क्लियर? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं जरा वन बाय वन इन सारे ऑर्गन्स के हवाले से और इनके स्ट्रक्चर की फंक्शंस के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। सो हियर इज इट टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज देयर, ये राइट टेस्टिस और ये लेफ्ट टेस्टिस। टेस्टिस दे आर मेल गोनेट्स। ठीक है, टेस्टिस आर मेल गोनेट्स सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन है, ये हमारी हमेशा बॉडी के बाहर होते हैं। उसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है? होपफुली सोचा होगा। एक्चुअली रीजन इज के जो हमारे अंदर प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्म्स के बनने का जो प्रोसेस है, उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारे कोर टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको आउटसाइड द एब्डोमेन रखा, मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है ये। जबकि फीमेल्स में जो ओवरीज होती हैं, इसके बिल्कुल जो एनालॉग हैं, वो एब्डोमेन का हिस्सा होती हैं। ठीक है, वो एब्डोमेन के अंदर मौजूद होती हैं, जबकि मेल्स में दे लाई आउटसाइड। Clear? So, because the spermatogenesis require 2 to 3 degrees Celsius lower temperature than the core temperature, जो हमारा core temperature है, उसे 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है। अब टेस्टिस के बाद यहां पर ऊपर देखेंगे कि टेस्टिस इट इज प्रेजेंट इन अ पाउच ऑफ स्किन। एक स्किन का पाउच है, उसके अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं, और स्किन पाउच इन विच द टेस्टिस इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड स्क्रोटम। ये एक स्किन है, सिंपल स्किन है, जिसके अंदर ये टेस्टिस मौजूद होते हैं, इसे कहते हैं स्क्रोटम। अब टेस्टिस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज बेसिकली compressed coiled tube that is about 6 centimeter long, which is called as epididymis. Epi means above, didymis means above the testis. तो ये ऊपर आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड से नजर आ रहा है। So this is epididymis, which is much coiled tubule about 6 centimeter long,
प्रेस्ड अगेंस्ट द टेस्टिस, ये टेस्टिस अगेंस्ट ऐसे प्रेस्ड होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट? एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म और दूसरा स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ये दोनों चीजें इसके फंक्शन है। लेकिन यहां पर जो एंट्रीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज है वो आपने नोट करनी है। एपिडिडमिस ओपन्स इनटू वास डेफरेंस, ये एपिडिडमिस और उसके बाद क्या स्टार्ट हो रही है? वास डेफरेंस, यानी कि स्पर्म डक्ट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने मार्क कर लीजिए। एपिडिडमिस ओपन्स इनटू अनदर ट्यूब व्हिच इज कॉल्ड वास डेफरेंस, ये जिसको हम सादा लफ्जों में कहते हैं स्पर्म डक्ट। वास डेफरेंस ये प्लूरल है, सिंगुलर इसको कहते हैं वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, वास डेफरेंस इट्स द प्लूरल। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वास डेफरेंस जो है, ये वाली, ये टोटल यहां तक ये सारी वास डेफरेंस है जिनको स्पर्म डक्ट कह रहे हैं। सो इट इज अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। मोस्ट स्पर्म्स, मार्क कर लीजिए एमसीक्यूज के लिए, मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द स्पर्म डक्ट, मींस द वास डेफरेंस। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पर्म की मेजर साइट ऑफ स्टोरेज कहां पर है? तो स्पर्म एपिडिडमिस में भी स्टोर हो रहे हैं, यहां पर भी स्टोर हो रहे हैं, यहां पर भी स्टोर हो रहे हैं, मीन द सेमिनल वेसिकल, बट द मेजर साइट एंड मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स दे आर स्टोर्ड इन दिस डक्ट। क्लियर? चलें, सो मोस्ट स्पर्म्स आर स्टोर्ड ओवर हियर, मींस द वास डेफरेंस। अब उसके बाद आए यहां पर, इट ओपन्स, यहां पर आइए, और ये यहां पर मौजूद है, ये ऑन द एंटीरियर एंड, आगे यूरिनरी ब्लैडर के आगे सोते हुए ये सामने आगे हमारे पास सेमिनल वेसिकल, ये जो ग्रीन कलर में दो आपको बड़े से नजर आ रहे स्ट्रक्चर कॉन्वोल्यूटेड, सो दीज आर सेमिनल वेसिकल, और कितने हैं? 2, मतलब कि अपेयर इज देयर। उसके बाद फिर नीचे आता हूं प्रोस्टेट पे, ठीक है। सो सेमिनल वेसिकल, इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट एंड इजैकुलेटरी डक्ट। ये रही इजैकुलेटरी डक्ट, और इससे पीछे क्या है? दिस इज स्पर्म डक्ट। इनके जंक्शन के ऊपर मौजूद है, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एट जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट एंड इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट बिल्कुल इसके आगे नेक के ऊपर मौजूद है, जहां पर इस सेमिनल वेसिकल ओपन हो रही है। क्लियर? और इसका फंक्शन, अब इस सेमिनल वेसिकल के फंक्शन की तरफ आते हैं, तो ये सेक्रेट करती है म्यूकस को और न्यूट्रिएंट्स को। सेमिनल वेसिकल इट सेक्रेट्स म्यूकस एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में खास तौर पर फ्रुक्टोज यहां पर सिक्रेट की जाती है, शामिल की जाती है, और फ्रुक्टोज के हवाले से याद रखिएगा, इट इज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्म्स। स्पर्म्स को मूव करने के लिए और बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मेन एनर्जी सोर्स है दैट इज फ्रुक्टोज व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल्स। और इसके अलावा ये अल्कलाइन फ्लूइड भी थोड़ा बहुत इसमें सिक्रेट करती है टू मेक द सीमेन, द मेल इजैकुलेटरी मटेरियल। अब ये सेमिनल वेसिकल के बाद यहां पर एक वॉलनट साइज का एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और अगर आप इसको सामने वाले साइड से देखें, बैकवर्ड साइड से थोड़ा सा, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर की बिल्कुल नेक के ऊपर, जहां पर यूरिनरी ब्लैडर खत्म होता है, उसकी नेक के ऊपर ये मौजूद है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज वॉलनट साइज्ड, साइज कितना? वॉलनट, अखरोट की साइज का, ऑन आइदर साइड ऑफ यूरिथ्रा, और ये दोनों साइडों पे देख सकते हैं, यूरिथ्रा की दोनों साइडों पे मौजूद है। एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट सेक्रीट म्यूकस, ये म्यूकस सेक्रीट करता है लाइक द सेमिनल वेसिकल, which is slightly alkaline fluid, which is slightly alkaline fluid, and it helps to neutralize the acidity of vagina. जब सीमन जो है वो वेजाइना में डिसलॉज किया जाएगा, इजैकुलेट किया जाएगा, उस वक्त चूंकि जो वेजाइना की जो पीएच होती है दैट इज लिटिल बिट एसिडिक, और उस एसिडिक एनवायरनमेंट में स्पर्म्स को मूव करना थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड से ये सिक्रीशन जो है वो ऐड करवाई, ताकि वो वेजाइना के अंदर जाकर के जब सीमन है उस एसिडिटी को, वेजाइना की जो एसिडिटी है उसको करेगा न्यूट्रलाइज, विच मेक्स द स्पर्म्स मोर एक्टिव, जिससे स्पर्म्स ज्यादा एक्टिव रहेंगे और ज्यादा तेजी के साथ मूव करेंगे टुवर्ड्स द यूट्रस। क्लियर? और यहां से फिर जो यूरिथ्रा गुजर रहा है यहां से, सो यहां पर देखिए जंक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज एजैकुलेटरी डक्ट, ये एजैकुलेटरी डक्ट, और यहां पर उसके नीचे जो यूरिथ्रा है, इस यूरिथ्रा को कहते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट से गुजर रहा है, उसके रीजन से गुजर रहा है, इसे कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड की हदूद से गुजर रहा है, उसके रीजन से गुजर रहा है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उसके बाद स्टार्ट हो जाती है पेनिस, और पेनिस की रूट पे मौजूद है दो छोटे छोटे पी साइज्ड, कितने? पी साइज्ड, मटर के दाने के बराबर पी साइज्ड ग्लैंड्स हैं, इनको कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इनका दूसरा नाम एमसीक्यूज के लिए ये भी मार्क कर लीजिए, इन्हें कहते हैं काउपर्स ग्लैंड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड। सो इट इज अ पी साइज्ड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द आइदर sides of the root of the penis, and
इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन, ये एमसीक्यू के लिए मार्क करें जो आपके काम की ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. सो इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा. आगे स्टार्ट हो रहा है यूरिथ्रा और उससे पीछे आ रही है सारी ये इजैकुलेटरी डक्ट. इज दैट क्लियर? तो उसके जंक्शन के ऊपर यहां से आगे स्टार्ट हो रहा है, हियर इज यूरिथ्रा, पेनाइल यूरिथ्रा, उससे पहले ये द इजैकुलेटरी डक्ट. तो उसके जंक्शन पे मौजूद है. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मार्क कर लीजिए. इसका फंक्शन क्या है, इन छोटे छोटे पी साइज्ड ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है? तो सेक्रीट अल्कलाइन एंड स्लिपरी फ्लूइड, इट लुब्रिकेट्स द यूरिथ्रा एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन यूरिथ्रा. डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही सेक्सुअल स्टिमुलेशन होती है मेल्स में ड्यू टू अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स, द मेल हार्मोन्स, तो पेनिस से एक वाटरी फ्लूइड निकलता है व्हिच इज अ लिटिल बिट स्लिपरी एंड अल्कलाइन इन नेचर. बिफोर एजैकुलेशन, जैसे ही मेल्स को स्टिमुलेशन होती है तो उसके यहां से जो मिएटस है, जो ओपनिंग है इसकी पेनिस की, दिस इज कॉल्ड एज यूरिथ्रल मिएटस. मिएटस कहते हैं ओपनिंग को. तो यूरिथ्रा की जो ओपनिंग है, यहां से वाटरी कंसिस्टेंसी का, थोड़ा सा उससे थिक कंसिस्टेंसी का एक फ्लूइड निकलता है. वो फ्लूइड बेसिकली प्रोड्यूस करता है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, ताकि इसके बाद जब आफ्टर सेक्सुअल स्टिमुलेशन या ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन जब सीमन यहां से आएगा, द मेल रिप्रोडक्टिव मटेरियल यहां से पास करे, तो स्पर्म्स आसानी से स्लिप करते हैं वहां से जाएं, पहली बात. और दूसरी बात यहां पर कि अगर इसमें एसिडिटी मौजूद है, इस पेनिस के यूरिथ्रा में एसिडिटी है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए. क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में जो स्पर्म्स हैं, दे फील सम अ लिटिल बिट डिफिकल्टी व्हाइल पासिंग टू द आउटसाइड. क्लियर? सो अल्लाह ताला ने ये इतना जबरदस्त किस्म का सिस्टम बनाया. सो फ्रॉम दिस लेंथ ऑफ द पेनाइल यूरिथ्रा इट इज मूव्ड आउट. डियर स्टूडेंट्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि मेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक की जो इजैकुलेशन है वो भी इसी जगह से आ रही है, और उधर से जो यूरिनरी ब्लैडर यानी हमारा जो यूरिन है, एक्सक्रीटरी जो फ्लूइड है, वो भी इसी एक ही जगह से पास हो रहा है. तो इसी वजह से हम मेल्स के अंदर इसको कहते हैं यूरोजेनिटल ट्रैक. इट इज कॉल्ड एज यूरोजेनिटल ट्रैक, क्योंकि इट शेयर्स द कॉमन ओपनिंग. यूरिनरी सिस्टम भी सेम यहीं से जा रहा है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव जो फ्लूइड है यानी सीमेन, वो भी यहीं से पास होकर के जा रहा है. जबकि फीमेल्स के अंदर जो यूरिनेशन के लिए यूरिथ्रा है वो सेपरेट है, और जो उनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है यानी कि वेजाइना, वो डिफरेंट है, मतलब कि वो एक अलहदा से ओपनिंग है. Now, dear students, let's take out the testis in detail. So this is a longitudinal section of a single gonad, which is testis, और ये इसकी details as you can see over here. So this is vas deferens, which is called sperm duct, the major site of sperm storage, और दिस इज द टेस्टिस. अगर इसका लॉन्गिट्यूडल सेक्शन कट करके देखें तो इसमें आपको बहुत सारे इस तरह से पार्ट्स नजर आएंगे. इन पार्ट्स को कहा जाता है लोब्यूल्स. दीज आर कॉल्ड लोब्यूल्स. ये आपको ग्रीन कलर में इस तरह से नजर आ रहे हैं. दीज आर लोब्यूल्स. एक एडल्ट मेल के अंदर देयर आर अबाउट 250 to 300 लोब्यूल्स. एमसीक्यू इसके लिए मार्क कर लीजिए. इन एन एडल्ट देयर आर अबाउट 250 to 300 लोब्यूल्स, इस तरह से. और हर लोब्यूल के अंदर ये आपको ऐसे टेढ़ी सी कुछ ट्यूब्स नजर आ रही हैं. These are called seminiferous tubules. और पर लोब्यूल there are 1 to 4 seminiferous tubules. एक लोब्यूल के अंदर एक, कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा 4 seminiferous tubules हो सकती हैं. क्लियर? सो ये seminiferous tubules, जैसे convoluted tubules जो नजर आ रही हैं, these are seminiferous tubules. सो एक से 4 हो सकती हैं, tightly packed. और ये seminiferous tubules स्टार्ट होती हैं एक बिल्कुल सीधी ट्यूब से, जो टेढ़ी वाली seminiferous tubules कहलाती हैं, जो बिल्कुल सीधी, जैसे कहते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल. और इस स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स दे एंटर इनटू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स. एक ट्यूबुलर नेटवर्क में एंटर होते हैं. दिस ट्यूबुलर नेटवर्क इज कॉल्ड एज रेटे टेस्टिस. रेटे टेस्टिस. क्लियर? सो दिस ट्यूबुलर नेटवर्क इज कॉल्ड रेटे टेस्टिस. ये वाला यहां से स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के बाद ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, एंड दीज आर प्रेजेंट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, दीज आर प्रेजेंट इन लोब्यूल्स. क्लियर? और इट इज अ ट्यूबुलर नेटवर्क फॉर द फर्दर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स. अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, पहले स्ट्रक्चर को देख लो. और ये फिर यहां से कुछ डक्ट्स निकलती हैं और दे मूव आउटसाइड द टेस्टिस. इन डक्ट्स को कहा जाता है इफरेंट डक्ट्यूल्स. दे आर कॉल्ड एफरेंट डक्ट्यूल्स. एफरेंट डक्ट्यूल्स जिनको कहते हैं वाजा एफरेंशिया. दे आर कॉल्ड एज वाजा एफरेंशिया. जैसे वास डेफरेंस था,
इस तरह से वास एफरेंस भी कहते हैं, इसको वाजा डिफरेंशिया भी कहते हैं और इसको वाजा एफरेंशिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। और फिर ये एंटर होती है एक हाईली कन्वोल्यूटेड सिस्टम के अंदर जो ऐसे कंप्रेस होता है अगेंस्ट द टेस्टिस, सो दिस फॉर्म्स द एपिडिडमिस। ये आपको नजर आ रहा है ये सारा, सो दिस इज एपिडिडमिस। अब जो एपिडिडमिस है, इट हैज गॉट 3 पार्ट्स। This is the large part which is called the head of epididymis, this is the body of epididymis and this is the tail of epididymis. Is that clear? और फिर epididymis से होते हुए निकलती है एक duct जिसे हम कहते हैं vas deferens which is called a sperm duct. अब dear students जरा एक path note कर लीजिए please. You have copy pencil, so whatever you have, तो एक pathway note कर लीजिए एक sperm के बनने के बाद के किस तरह से वो travel करता है. So the sperms they are formed and their formation takes place within the seminiferous tubules. In seminiferous tubules के अंदर बनते हैं sperms, मतलब के spermatozoa. यहाँ से बनने के बाद वो जाएंगे to the straight tubule. Straight tubule से आगे जाएंगे into the retatestis. Retatestis से आगे move करेंगे, they move outside into the afferent ductules, जिसको हम कह रहे हैं vasa efferentia. Vasa efferentia से फिर जाएंगे to the epididymis. Epididymis से जाएंगे to the vas deferens. Vas deferens से फिर जाएंगे to the seminal vesicles. Seminal vesicles से फिर जाएंगे ejaculatory duct. Clear? और उसके बाद वहां से टू द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, वहां से जाएंगे टू द पेनाइल यूरिथ्रा एंड फ्रॉम पेनाइल यूरिथ्रा दे मूव आउटसाइड द बॉडी. क्लियर? सो दिस इज द पैसेज ऑफ स्पर्म्स. ये आपको एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देन स्ट्रेट ट्यूब्यूल, देन रेटेटेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया और एफरेंट ट्यूब्यूल्स, देन एपिडिdymis, from epididymis to the vas deferens, from vas deferens to the seminal vesicles, from seminal vesicles to the ejaculatory duct, from ejaculatory duct to the prostatic urethra, and from prostatic urethra to the penile urethra, and from penile urethra to the outside through urethral meatus. Clear? तो यहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं. यहाँ पर बनने के बाद चलते हैं यहाँ पर रेटेटेस्टिस में पहुंचने के बाद इनकी फर्दर मैच्योरेशन होती है. फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पर ही हो चुकी है. यहाँ पर फर्दर मैच्योरेशन, देन ऑन एंड ऑन, हियर द स्टोरेज एंड ऑन ejaculation they move out. So that is the detailed structure of a single gonad, male gonad, that is a testis. अब इनमें से जो हमारे काम की चीज है as per the requirement of the syllabus, that is a single seminiferous tubule. एक seminiferous tubule के हवाले से हमने इसकी डिटेल को देखना है. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज देखिएगा, ये सारे लोब्यूल्स होते हैं, ये कैप्सूल के अंदर मौजूद होते हैं और ये जो सी लेयर होती है इस कैप्सूल को कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसके अंदर ये लोब्यूल्स मौजूद होते हैं. क्लियर? और फिर इट इज कंप्लीटली प्रेजेंट सराउंडेड बाय अ स्किन ऑफ द पाउच ऑफ स्किन व्हिच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम, जो कि यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने नहीं ड्रॉ किया. नाउ इसमें से अगर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को आप अगर अच्छी माइक्रोस्कोप में देखें तो ये उसका क्रॉस सेक्शन है. क्रॉस सेक्शन समझते हैं जैसे कि एक ट्यूब्यूल है, इसको अगर मैं इसके डायमीटर के अलोंग कट करूं, इस तरह से कट करूं, इसके ये इसका डायमीटर है, ये डायमीटर, ये इसकी लेंथ है. तो डायमीटर के अलोंग या उसके इस लेवल पे जब किसी चीज़ को कट किया जाए तो उससे सामने जो सेक्शन नजर आता है, ये जैसे ये ट्यूब्यूल थी, इसको यहाँ से मैंने ऐसे कट किया और अब जो सामने से नजर आ रहा है इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन. क्लियर? तो ये मैं क्रॉस सेक्शन आपको शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है. और ये उसके पास आसपास और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन ये एक बड़ी सी करके दिखाई है. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इसके साथ वाली थी, उसका कुछ कट सेक्शन है, कुछ इसका कट सेक्शन, लेकिन कंप्लीट ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में आपको जो कुछ ग्रीन कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स, या इनको एक और नाम भी दिया जाता है लेडिक सेल्स. दे आर कॉल्ड एज लेडिक सेल्स. क्लियर? इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, एमसीक्यू उसके लिए मार्क कर लीजिए. सो ये जो आपको बाहर जो ऑरेंज कलर में जो लेयर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद जो आपको जो पिंक कलर में जो नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम. और जर्मिनल एपिथेलियम के बाद आपको ये छोटे छोटे से ऐसे धागे से नजर आ रहे हैं. सो दीज आर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स, और दरमियान में चूंकि ट्यूब्यूल है तो खाली है, अंदर से इसका सुराख है, तो ये इसका सुराख है, मतलब कि ये इसका लुमेन है. क्लियर? और इन जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं, यानी कि विदिन द दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पर कुछ इलोंगेटेड सेल्स हैं, ये देखें, ये ब्लू कलर के ये इलोंगेटेड सेल्स हैं. दीज इलोंगेटेड सेल्स आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स. दे आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है और इन इंटरस्टिशियल सेल का क्या फंक्शन है, लेट्स हैव अ लुक. इंटरस्टिशियल सेल्स, या जिनको हम कहते हैं लेडिक सेल्स, ये सिक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, द मेल हार्मोन which is responsible for spermatogenesis as well as male secondary sexual characteristics. और जहां पर मौजूद जो सर्टोली सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, ये एक ऐसा फ्लूइड सेक्रेट करते हैं
कि वो हेल्प करेगा, एक तो प्रोटेक्ट करेगा इन स्पर्म्स को और दूसरा इनको नरिश करेगा, खुराक पहुंचाएगा इन स्पर्म्स को जब तक ये रहेंगे इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो उनकी यहां पर उनको जिंदा रखना, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ये इन सर्टोली सेल्स के जिम्मे है। क्लियर? ये उनको नरिश करते हैं, ठीक है, और यानी कि ये नर्स इनको नर्स सेल्स भी कह सकते हैं, ये नर्स करते हैं इनको। और फिर आ जाइए अब इस पे जर्मिनल एपिथेलियम पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जर्मिनल एपिथेलियम पे होती है रिपीटेड माइटोसिस, माइटोसिस एंड माइटोसिस एंड माइटोसिस। क्योंकि जर्मिनल एपिथेलियम सोमैटिक सेल्स में आ जाता है, ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं, तो दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। तो माइटोसिस हुई तो उससे क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। और चूंकि ये जर्मिनल एपिथेलियम इट इज डिप्लॉयड सोमैटिक सेल, तो माइटोसिस हुई तो जो स्पर्मेटोगोनिया बने वो भी हैं डिप्लॉयड। क्लियर? अब स्पर्मेटोगोनिया, डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, ये साइज में इंक्रीज करेंगे, दे विल इंक्रीज इन साइज एंड डिफरेंशिएट, और इनमें डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा। यहां पर माइटोसिस म्योसिस नहीं हो रही, ठीक है, यहां पर जस्ट डिफरेंशिएशन हो रही है और साइज इंक्रीज हो रहा है किसका? स्पर्मेटोगोनिया का, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सो इसका मतलब ये हुआ यहां पर चूंकि कोई डिवीजन नहीं हुई है तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होंगे? दे आर डिप्लॉयड। क्लियर? ये यहां से एक सेल की हम कहानी आगे लेकर के चलेंगे, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की कहानी लेकर के चलेंगे। अब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दिस विल अंडरगो द मियोसिस, द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। आपको पता है कि मियोसिस दो फेजेस में होती है, द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज मियोसिस 1 एंड द सेकंड फेज इज कॉल्ड एज मियोसिस 2। तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इट विल अंडरगो मियोसिस 1, ये मियोसिस 1 में जाएगा और इससे प्रोड्यूस होंगे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। चूंकि ये मियोसिस 1 है और यू नो वेरी वेल कि मियोसिस 1 ही एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन है, तो उससे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे दे विल बी हैप्लॉइड। तो कितने सेल बने? दो। तो ये पेरेंट सेल और इसके अंदर हुई मियोसिस, तो ये कहलाएगा डॉटर सेल। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या कहलाएगा? डॉटर सेल। दो डॉटर सेल्स बन गए। अब इन दो डॉटर सेल्स के अंदर होगी मियोसिस 2, द डुप्लीकेट ऑफ माइटोसिस। एज यू नो वेरी वेल कि मियोसिस 2 बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे माइटोसिस, एक्सेप्ट फॉर द रीजन कि इसमें एस फेज इसके इंटरफेस में नहीं होती है। सो मियोसिस 2 से जब ये पास करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो इस हर चूंकि दो सेल हैं तो हर सेल दो दो में डिवाइड होगा, तो इससे बनेंगे 4 सेल्स जिन्हें कहेंगे स्पर्मेटिड्स, दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स। चूंकि ये माइटोसिस की ही मतलब कि वो कॉपी है, तो इसमें जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे था उतना ही इसके अंदर रह जाएगा। ये हैप्लॉइड है तो इसके अंदर ये भी हैप्लॉइड रहेगा। क्लियर? सो 4 नॉन मोटाइल सेल्स बनेंगे जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स की होगी मैच्योरेशन, इससे बनेंगे स्पर्म्स जो कि होंगे मोटाइल। और स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको पता है, सो हियर इज अ स्पर्म स्ट्रक्चर, अ सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो दिस इज सिंगल स्पर्म। ये जो ऊपर कॉर्नर बना हुआ है इसे कहते हैं एक्रोसोम। इसके अंदर वो एंजाइम्स हैं जो कि अपॉन फर्टिलाइजेशन विद द ओवम और एग सेल, यहाँ से एंजाइम रिलीज हो जाएंगे ताकि ये उनकी जो बाहर वाली लेयर होती है ओवम की उसको डाइजेस्ट करके और न्यूक्लियस को एंटर करवाया जा सके। एंड दिस इज द न्यूक्लियस एंड हियर इज द माइटोकॉन्ड्रियल रिंग। And here is the tail. So these are the 4 parts of a general basic parts of a sperm. तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बन रहे हैं? 4 स्पर्म्स, याद रखना, ठीक है, 4 स्पर्म्स। चूंकि ये पेरेंट सेल था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इसके डॉटर सेल हुए, तो जो स्पर्मेटिड्स हैं यानी कि जो स्पर्म्स बाद में डिफरेंशिएट होंगे, दे आर कॉल्ड ग्रैंड डॉटर्स। ठीक है, ये ग्रैंड डॉटर सेल्स हैं, ये डॉटर सेल्स, पेरेंट सेल, डॉटर सेल एंड ग्रैंड डॉटर सेल्स। क्लियर? तो 4 ग्रैंड डॉटर सेल्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कभी कभार आपके दिमाग में शायद बात आई हो कि ना हो, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आती है, व्हाई वी से डॉटर सेल्स एंड व्हाई वी से द मदर सेल। हम इसमें फादर सेल क्यों नहीं कहते या फिर सन सेल क्यों नहीं कहते? ठीक है, मैंने इसको कहा दिस इज द मदर सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मदर सेल। इससे क्या बने? 2 डॉटर सेल्स, फिर इनसे क्या बने? 2 डॉटर सेल्स, ग्रैंड डॉटर सेल्स। तो व्हाई only daughter cells and mother cells? Why not father cells and son cells? So it is like that. Allah has made the females to reproduce, to produce child, to carry on the other generation. Clear?
क्योंकि माँ के अंदर या फीमेल्स के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि वो बच्चे को जन्म दे सकती है, उसके अंदर बच्चा पल सकता है। इसलिए जो मेजर सेल होता है उसको हम मदर सेल कहते हैं और उससे बनने वाले सेल्स को डॉटर सेल कहते हैं। अच्छा, सन सेल क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि इन्हीं सेल्स ने फिर आगे जाकर रिप्रोड्यूस करना है, इनके अंदर फिर डिवीजन होनी है, तो इस वजह से इन सेल्स को डॉटर सेल कहा जाता है, ना कि सन सेल्स। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मोस्ट कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, सो इट्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब जो स्टूडेंट्स याद रखना है कि मियोसिस 1 से लेकर मियोसिस 2 के दरमियान, मियोसिस 1 से लेकर के यानी प्रोफेज 1 से लेकर के और until the completion of telophase 2 there are total 9 stages. कितने स्टेजेस हैं? 9। एमसीक्यू के लिए मार्क करें प्लीज। 9 stages are there between meiosis 1 and meiosis 2. अच्छा जी, एक और चीज, तो स्पर्मेटोजेनेसिस मुकम्मल हुई हमारी। अब देखिए, हमने बात की थी कि जो टेस्टिस होते हैं दे आर प्लेस्ड आउटसाइड द एब्डोमेन, दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन और स्ट्रक्चर। सो उसकी रीजन मैं आपको बताई थी कि नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर बताने लगा स्पर्मेटोजेनेसिस का, दैट इज अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस। ये एमसीक्यू के लिए मार्क करें कि टेस्टिस में कितना टेम्परेचर चाहिए फॉर एन एफिशिएंट स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। सो अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस मोस्ट एफिशिएंट स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, सबसे बेहतरीन किस्म की। एक और इंफॉर्मेशन याद रखनी डियर स्टूडेंट कि एक मेल के अंदर, एक एडल्ट और हेल्दी मेल के अंदर डेली बेसिस के ऊपर रोजाना की बुनियाद पे 400 मिलियन स्पर्म्स पैदा हो रहे हैं। एमसीक्यू के लिए मार्क करें, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। क्लियर? 400 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख का। सो 400 मिलियन स्पर्म्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड पर डे इन अ हेल्दी एंड नॉर्मल मेल। क्लियर? चलें, अब ये सारी जो कुछ प्रोसेस है, स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्म कहाँ पे बने, यहाँ से होते हुए फिर वो आपको रूट बताया। अब मेल के अंदर एक लिक्विड सेक्रेट होता है, एक फ्लूइड सेक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं सेमन। सेमन, सो व्हाट इज सेमन? इट इज अ वाइट एंड स्टिकी मिक्सचर, चिपचिपा सा होता है, व्हाइट कलर का होता है, और इसके अंदर क्या चीज होती है? स्पर्म्स होते हैं और सेक्रीशंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। ये एमसीक्यू के मार्क लें, सेक्रीशंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड, जिसमें वाटर होगा, जिसमें म्यूकस होगा, जिसमें अल्कलाइन फ्लूइड होगा, जिसके अंदर नरिशमेंट होगी, मतलब कि फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सब कुछ शामिल होगा इसमें। ठीक है, उस सारे व्हाइट कलर के जो थिक और थोड़ा सा स्टिकी मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेमन। क्लियर? अब ये जो सेमन है डियर स्टूडेंट, ऑन अपॉन अ सिंगल इजैकुलेशन, जब मेल्स में सेक्सुअल स्टिमुलेशन होती है और उसके बाद जब एक सिंगल इजैकुलेशन होती है, उस दौरान वेरिंग अपॉन द हेल्थ ऑफ द मेल्स 2 से 5 ml 2 to 5 ml सीमन इज सेक्रेटेड पर इजैकुलेशन। पर इजैकुलेशन ऑलमोस्ट 2 ml to 5 ml। इसको एमसीक्यू के लिए मार्क कर लीजिए। और 1 ml के अंदर 20 मिलियन से लेकर 150 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। इट रेंजेस फ्रॉम 20 to 150 मिलियन स्पर्म्स पर ml, पर ml, 1 ml में, और एक इजैकुलेशन में 2 से 5 ml जो है वो सीमन रिलीज होता है। इज दैट क्लियर? सो ये एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, हियर इज एमसीक्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे आपके सिलेबस के एमसीक्यूज हैं, इसको मार्क कर लें प्लीज। 35 डिग्री सेल्सियस मोस्ट एफिशिएंट स्पर्मेटोजेनेसिस कब होती है? अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस। एक दिन में कितने स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं? 400 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने सेल्स प्रोड्यूस करता है? 4 ग्रैंड डॉटर सेल्स। क्लियर? और ये मियोसिस 1 से मियोसिस 2 के दरमियान कितनी स्टेजेस हो रही हैं? टोटल 9 स्टेजेस हो रही हैं। क्लियर? Now coming towards the another important part of the male reproductive system, that is the hormonal control of male reproductive system. मतलब male reproductive system को कौन-कौन से हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, it starts from the pituitary gland. तो pituitary gland के अंदर मौजूद हैं हार्मोन्स FSH and LH, जिनको गोनेडोट्रोफिन्स कहा जाता है। They are called as gonadotropins. तो डियर स्टूडेंट्स, ये मौजूद हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, ये दोनों हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी में मौजूद हैं। लेकिन ये रिलीज कब होती हैं? जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर आता है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाइपोथैलेमस से आएगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं इसको। ठीक है, GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस अपॉन द स्टिमुलेशन। सो FSH और LH रिलीज होगा। FSH यू नो वेरी वेल, द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या ये आमतौर पर फीमेल्स में तो खैर इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही कहते हैं, लेकिन मेल के अंदर इसको LH भी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है इसको। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती हैं और दोनों के सेपरेट फंक्शंस हैं।
FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के अंदर क्या करेगा? इट स्टिमुलेट, चूंकि नाम है इसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, तो ये स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। कैसे? बाय इन्फ्लुएंसिंग और बाय स्टिमुलेटिंग द सर्टोली सेल्स। द सर्टोली सेल्स, कौन से सर्टोली सेल्स? ये वाले जो elongated सेल्स, जिनका काम क्या था? दे secrete a fluid that protect and nourish the sperms while they are in the seminiferous tubules. Is that clear? अब जो सर्टोली सेल्स हैं उनका काम नरिशमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ द स्पर्म्स, लेकिन इसके साथ साथ एक और इसका फंक्शन है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये एक सिक्रीट करते हैं एक फैक्टर को विच इज कॉल्ड एज इनहिबिन। सर्टोली सेल्स दे सिक्रीट a factor which is called a protein factor which is called as inhibin. Inhibin, inhibit से है रोक देना। ये this substance it controls the normal rate of spermatogenesis, यानी डेली बेसिस के ऊपर नॉर्मली कितने बनने चाहिए? 400 मिलियन। तो इस रेट को कौन कंट्रोल करता है? इनहिबिन। यानी जैसे 400 मिलियन से ऊपर हो जाएगा तो ये इनहिबिट कर देता है फॉर द फर्दर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और जहां तक बात है एलएच की, या जिसको हम कह रहे हैं आईएसएच, मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके नाम से जाहिर है यहां पर मौजूद है इंटरस्टिशियल सेल्स बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहां पर मौजूद होते हैं? बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो ये ग्रीन कलर के इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको हमने नाम दिया लेडिक सेल्स, ये उनको स्टिमुलेट करेंगे। और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे सेक्रीट टेस्टोस्टेरोन, द मेल हार्मोन। अब जो टेस्टोस्टेरोन है, एक तो करवाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। जो जर्मिनल एपिथेलियम इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है ताकि क्या बन सके इनसे अल्टीमेटली स्पर्म्स, ताकि इससे क्या बन सके? जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्म्स। और दूसरा, ये इनहिबिट करता है एलएच को और एफएसएच को, मतलब कि ये उसका एंटागोनिस्ट है। इट इज द एंटागोनिस्ट ऑफ एलएच एंड एफएसएच। इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। टेस्टोस्टेरोन इनहिबिट्स बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एलएच एंड एफएसएच।